इंदौर से हो तो इंदौर में सिंस योर अपब्रिंगिंग में आयुष, तुमने देखा होगा ये टिप प्रोवाइडर एंड ऑल दैट, इनफेमस या इनफेमस सिटी है पूरे इंडिया की. हाँ, बट व्हेन यू गॉट अवेयर अबाउट, व्हेन वाज द टाइम कि तुम्हें पता लगा कि यार कहाँ पे बैठा हूँ मैं? आई मीन ये फ्रॉम स्टॉक मार्केट बहुत लेट पता चला मुझे. मतलब पता जिस हिसाब से मेरी एंट्री हुई थी स्टॉक मार्केट में, विच वॉज 2013 to 14, जो मैंने आर्टिकल लिखने चालू किए, तो तब आई वॉज कम्प्लीटली आइसोलेटेड इंडियन मार्केट से. यहाँ से मेरे को इतना कुछ था ही नहीं, क्योंकि हाँ मुझे मतलब पैसे बाहर की कंपनी दे रही है, मुझे रिसर्च बाहर की कंपनीज करनी है, तो मैं बाहर के मार्केट्स पे ही फोकस रहता था. एंड जैसा कि मैंने बताया, पर्सनैलिटी टाइप में इतना सोशल हूँ नहीं, इतना सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ नहीं, तो मुझे ये सब टिप्स वगैरह इन सब का आइडिया आई थिंक 2018 के आसपास चला था, जब न्यूज़पेपर में आया था कि बहुत सारी कंपनीज पे रेट पड़ी थी यहाँ पे. तो बेसिकली ना, जो जनरल तौर पे एक ट्रेडर के अंदर ट्रेड्स होते हैं, सोशली थोड़ा इनएक्टिव, अपनी ही दुनिया में रहने वाला, अपने काम से काम रखने वाला, सो मोर और लेस यू हैड दोस ट्रेड्स ऑर्गेनिकली, एंड वो ये सब ट्रेड्स तुम्हें डायरेक्शन सीधा स्टॉक मार्केट में ले. आई डोंट रियली बिलीव कि ऐसा ज़रूरी है आप में ऐसे ट्रेड्स हो, बट आई थिंक कि आपके ट्रेड्स के हिसाब से आपको अपनी ट्रेडिंग स्टाइल डेवलप करनी चाहिए. सो मेरी जैसे ट्रेड्स हैं उसके हिसाब से मैंने अपनी ट्रेडिंग स्टाइल डेवलप करी है, एंड उसकी वजह से मेरी इस टाइप की ट्रेडिंग है कि ऑप्शंस बाइंग में विथ वेरी लो एक्यूरेसी. तो मुझे ये सब चीज़ों से इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे को 70-80% एक्यूरेसी चाहिए, या मुझे हर बार सही होना है, या मुझे कंसिस्टेंटली पैसा चाहिए हर दिन हर हफ्ते. तो मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता. तो इससे मेरी जो स्ट्रैटेजी है, मेरी जो ट्रेडिंग स्टाइल है, वो मैंने ऐसी डेवलप करी है. तो आप इनफैक्ट मेरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी जब आपने चेक किया था, तो उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, लास्ट ईयर अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर आई थिंक, आपको पूरा ऑलमोस्ट रेट दिखेगा. अराउंड 18 to 20% मेरी एक्यूरेसी थी, एंड उसी ड्यूरेशन में ऑलमोस्ट मेरा 100% रिटर्न हो गया था. Okay, we'll get to that. उसमें हम जाएंगे. So you are writing content from, I mean you used to write content. अभी चल रहा है content या अभी बंद कर दिया है? 2020 से ही बंद है, जब तो रीडिंग चल रही है तब से बंद ही है. अच्छा, one thing at a time. तो 2013 से अपनी बीटेक के साथ साथ, इंजीनियरिंग के साथ साथ, you are writing content for US markets. कौन सी वेबसाइट्स थी वो? seekingalpha.com और fool.com, मोटली फूल, ये 2 कंपनीज हैं. ये 7 साल में कितने को आर्टिकल लिखे होंगे? अराउंड थाउजेंड्स में लिखे होंगे. सो बट ठीक है, फिर 1000, 800, 1000, 1500 आर्टिकल लिखे होंगे. तो मार्केटिंग, स्टॉक मार्केट के टर्म्स, या हाउ आर दीज कनेक्टेड, थ्योरेटिकली तो आइडिया हो गया होगा. तो यू हैड अ गुड बेस. या उससे मतलब बहुत फ़ायदा हुआ था. एंड देन ट्रेडिंग फिर बाद में हुआ तो थोड़ा सा अलग था, बट ऑब्वियसली जो अभी मैं स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ उससे मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ था. तो इन 7 साल में 2013 से 20 में कभी नहीं आया कि यार मैं ट्रेडिंग करूं? ऐसा सीरियसली तो नहीं आया. इट वॉज मेनली कि वहाँ से अच्छा इनकम हो रहा था, तो फर्स्ट थोड़ा ऐसा कि सेटलमेंट कर लूँ सब, उसके बाद ट्रेडिंग में जाऊँ. बिकॉज लोग ब्लाइंडली ट्रेडिंग में जाते हैं, तो मुझे एटलीस्ट स्टेटिस्टिकली पता था क्या होता है लोगों के साथ, तो इसलिए आई वॉज स्मार्ट. तो मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि अपना पूरा अकाउंट कभी ब्लो अप किया हो, पूरा कैपिटल ब्लो अप किया हो, और कम पैसे से ट्रेडिंग करके ये सोचा हो कि इतने पैसे कमा लूँगा. सो सिंस ये भी मेरे को उसी से फ़ायदा हुआ, क्योंकि मेरे स्टॉक मार्केट में इतना बेस बन चुका था, वहाँ पे लोग कमेंट्स भी करते थे आपके आर्टिकल्स में, लोगों से बात भी होती थी, सबके एक्सपीरियंस पता चलते थे, सब क्या कर रहे हैं ये पता चलता था. तो उससे मैं इतना तो सीख गया था कि ये गलती नहीं करनी मुझे, जल्दी जल्दी ट्रेडिंग में आके आप फटाफट ऑप्शंस में पैसे 10 गुना करने. बट जब आए तो क्या सोच के आए? तो जैसे मैंने बताया कि लास्ट में मैं अलग कंपनी के लिए लेकर आता है. दिस वॉज इन 2019, ज़्यादा टाइम काम नहीं किया मैंने. तो कंपनी का नाम था CCN.com. तो ये क्रिप्टो की थी, बट मैं उसमें मार्केट्स का एनालिसिस करता था. तो वहाँ पे फिर हम 2020 में हमारा सारे जो राइटर्स थे और एडिटर्स थे, उनका एक डिस्कॉर्ड चैनल था, वहाँ पे हम लोग डिस्कस करते थे कि क्या आइडियाज़ हैं हमारे, किस चीज़ पे हम लोग आर्टिकल लिखने वाले हैं. देन 2020 में आया कोविड का, तो हम लोग ने लिटरली जनवरी से वेबसाइट पे वार्न करना चालू किया था कि इट इज़ सीरियस, यहाँ पे ये हो रहा है, लॉकडाउन होने के चांस है, ये मतलब बहुत डेंजरस है. एंड देन मतलब मेरे को भी बहुत कॉन्फिडेंट था, और डिस्कॉर्ड चैनल पे सब लोग वही व्यू को कंफर्म किए जा रहे थे, हाँ बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है. तो उसके बेसिस पे मेरे को लगा कि मार्केट्स में बहुत ज़्यादा मिस प्राइसिंग है, मार्केट्स बढ़े जा रहे हैं, फरवरी मिड तक बढ़ रहे थे मार्केट्स,
ट्रम्प ट्वीट कर रहा था कि मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे हैं, तो मुझे लगा बहुत अच्छी मिस प्राइसिंग है यहाँ पे, तो मुझे ठीक है एक स्पेकुलेशन वाला ट्रेड लेना चाहिए। तो फिर मैंने निफ्टी में वो ट्रेड लिया था, पुट ऑप्शंस खरीदे थे, एंड देन वो पुट ऑप्शंस ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हो गए थे। तो फर्स्ट ट्रेड ही मेरा ऐसा हुआ था। व्हाट वाज द कैपिटल? कैपिटल पहली ट्रेड, फर्स्ट ट्रेड में 1.5 लाख्स अराउंड, मैंने 1.7 to 1.8 लाख डाला था। फर्स्ट बैच में मैंने 1 लाख डिप्लॉय किया था, एंड देन 30-40,000 मोर वो डिप्लॉय किया था, एंड वो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हो गया था विद इन अ मंथ। ओके बट ये एक एंटिसिपेटेड मूव था, मतलब ये तुक्का नहीं मारा गया था कि मतलब हम गोना मेक अ लॉट ऑफ। देखा जाए तो हर ट्रेड में लक का इन्वॉल्वमेंट तो होता ही है इंडिविजुअल बेसिस पे। आपका लक हटता कब है, जब आप लॉन्ग टर्म एक प्रोसेस बना लेते हैं उसको। बट अगर एक एक ट्रेड देखे तो लगता, तो मुझे ये तो पता ही था कि हो सकता है सही नहीं हुए, बट सिंस हम लोग इतना रिसर्च कर रहे थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें कि चाइना के क्लाउड डिपॉजिट ऊपर से उसमें सल्फ़र बहुत आ रहा था, ये किसी ने एनालिसिस डाला था वेबसाइट पे। तो सल्फ़र इसलिए आ रहा था क्योंकि वहाँ बॉडीज़ बहुत डिपॉजिट हो रही थी और बॉडीज़ वो लोग छुपा के जला रहे थे। तो हर जगह से हमारे व्यूज़ कंफर्म हो रहे थे कि सीरियस बहुत है, और अभी तक मार्केट्स को इतना पता नहीं चला। एंड देन मुझे याद है कि जैसे ही इटली में स्प्रेड होना चालू हुआ था, उस दिन से मार्केट्स स्टार्टेड टैंकिंग। इतना पैसा देखा था पहले कभी? एक साथ प्रॉफिट्स तो नहीं देखे इतने, और मैं सिंस कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देता था रियल एस्टेट समथिंग, तो साथ में ऐसा नहीं देखा था। तो अभी 1.5 लाख का 15 लाख या व्हाटएवर अमाउंट बन गया होगा। व्हाट वाज योर नेक्स्ट थॉट कि अब मैं क्या करूं? अब मेरा यही थॉट था कि हाँ ट्रेडिंग को और कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मैं पढ़ता तो आ ही रहा था ट्रेडिंग के बारे में, टेक्निकल एनालिसिस एंड देन मैक्रो इकोनॉमिक्स, जियोपॉलिटिक्स, ये सब में भी मेरा इंटरेस्ट था ही। तो उस टाइम फिर मेरे को और ट्रेडिंग आइडियाज़ डेवलप हुए, सेम आर्टिकल्स लिखने की वजह से एंड पढ़ने की वजह से। सो इनफैक्ट मेरे एजुकेशनल जो खर्चे हैं, अगर मैं बताऊँ, जो भी मैं आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, सब्सक्रिप्शंस लेता हूँ, तो वो ही अराउंड अब जाके 2 लाख पर ईयर हो गया है। तो जैसे हेड फंड मैनेजर्स होते हैं, उनके न्यूज़लेटर्स होते हैं बहुत सारे, यूएस के, बाहर के, वो लोग न्यूज़लेटर्स लिखते हैं मंथली जो कि पेड रहते हैं। तो मुझे ये पता है कि आई एम नॉट द स्मार्टेस्ट पर्सन, मेरे से बहुत स्मार्ट लोग बैठे हैं मार्केट्स में। तो मैंने ये सोचा क्यों नहीं मैं उनको इस चीज़ के पैसे दूँ कि आप क्या सोच रहे हैं, आप मेरे को ये बताइए, एंड देन ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करना है वो मैं देख लूँगा। एंड सिंस मैं मार्केट्स इतने टाइम से था मार्केट्स में, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरी इंस्टिंक्ट्स अच्छी है, टेक्निकल एनालिसिस अच्छा है, आइडिया जनरेशन में आउटसोर्स करता हूँ दूसरे लोगों को। सी आयुष, आर्टिकल कंटेंट राइटिंग इज़ वन एस्पेक्ट, है ना। जस्ट बिकॉज के दुनिया में एक हालात बन रहे थे, एंड वी वर अवेयर, वी वर एट द राइट टाइम विद द राइट काइंड ऑफ पीपल एंड डूइंग द राइट थिंग, ठीक है। सो हमें एक इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास जो हमें वैलिडेट भी हो रही थी, हमने पैसा डाला और इट वर्क। हमारे पास कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं थी। हाँ, नहीं, हमें स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे कमाते हैं ऑन ए जनरल बेसिस वो समझ नहीं आया था। तो ठीक है, यू हैड अ लुक एट द मनी, तो फिर सोचा कि यार अभी वो वाला छोड़ देते हैं, दिस इज़ समथिंग आई कैन सीरियसली बिल्ड अपॉन। अब यहाँ से ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनानी है जो कि अपने आप से नहीं बनेगी, और शायद जो अभी तक लिख रहे थे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में नहीं लिख रहे होंगे, प्रॉब्ली राइटिंग अबाउट फंडामेंटल्स एंड मैक्रो स्टफ, है ना। तो ये स्ट्रेटजी बनानी होती है, पहले तो ये कब पता लगा? तो स्ट्रैटेजी बनाना यूजुअली लोगों को लगता है कि चार्ट्स पे लाइन बना के या कुछ वांट करके ही बन सकती है, बट सिंस मैं डिस्क्रिशनरी ट्रेडर हूँ तो मेरी स्ट्रैटेजीज वैसी नहीं रहती हैं कि कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स हैं जो मेरे को फॉलो करने हैं एंड उसके बेसिस पे कुछ होगा तभी मैं ट्रेड लूँगा। तो मेरी स्ट्रैटेजी बहुत फ्लेक्सिबल है, मेरे जो भी मार्केट्स में हो रहा है उसके बेसिस पे उसको स्टडी करके मैं ट्रेड्स लूँगा, ये मेरी स्ट्रैटेजी है बेसिकली। एंड इस चीज़ का एक्सपीरियंस मेरे को पहले से हो ही चुका है। आयुष, मैं यस आई एम मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स दैट टाइम जब हमने पैसा देख लिया था, और अब उस टाइम पे आई एम नॉट आस्किंग टुडे, विल गेट हियर टुडे, हम आज पे कहाँ पे हम पहुँचेंगे, बट मेरा क्वेश्चन राइट नाउ इज मोर टुवर्ड्स कि जब पता लग गया कि बन सकता है, 7 साल से एक काम कर रहे हैं हम, उसको छोड़ना है और कुछ और इसलिए करना है बिकॉज प्रैक्टिकल में भी यू आर सीइंग एन अपॉर्चुनिटी, नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, सेंसिबल मूव एक्चुअली। बट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाना है या कैसे भी बनाना है, चाहे वो चार्ट्स के बेस पे बनाना है, चाहे मार्केट एनालिसिस करके बनाना है, व्हाट वाज द नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स दैट स्ट्रेटजी ओके एट दैट टाइम? ओके, सो
नेक्स्ट मूव अगेन, सिंस आई वॉज रीडिंग अबाउट इट, मेरे को नए आइडियाज़ मेरे अपने आप जनरेट होने लगे थे, क्योंकि हम लोग यही काम करते ही आ रहे थे। तो ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं थी कि चार्ट पे ब्रेकआउट होगा तो मैं लूँगा। फॉर इंस्टेंस उस टाइम लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद क्या हुआ, सारी गवर्नमेंट्स पैसा प्रिंट करने लग गई बहुत सारा इकनॉमीज़ को रिकवर करने के लिए। देन उसका एनालिसिस ये था, हमने पढ़ा कि इस टाइम पे यूजुअली प्रेशियस मेटल्स जो हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, गोल्ड सिल्वर। वहाँ से मेरा यहाँ पे गोल्ड सिल्वर में ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी। एंड क्या लॉजिक होता है कि व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ मनी इन इकोनॉमी, मनी प्रिंट, कैश आ जाता है, मनी प्रिंटिंग अगर ज़्यादा हो रही है तो इसका बेसिकली लॉजिक ये है कि ह्यूमंस जो हैं वो 5000 साल से गोल्ड एज मनी कंसिडर कर रहे हैं उसको, क्योंकि गोल्ड को हम प्रिंट नहीं कर सकते, तो उसकी परचेजिंग पावर जो रहती है वो मेंटेन रहती है, और पैसा जो है वो गवर्नमेंट प्रिंट करके डाइल्यूट कर सकती है। तो आपका 1 रुपये आज और 1 रुपये 10 साल बाद की वैल्यू कम होगी, बट गोल्ड जो है वो 1 ग्राम जो 10 साल पहले चीज़ें खरीद सकता था, वो रफली आज भी वही चीज़ें आप 1 ग्राम गोल्ड से खरीद सकते हैं। सो इसलिए गोल्ड जो है ऐसा थियोरेटिकली बोलते हैं कि एडजस्ट कर लेता है विद द अमाउंट ऑफ मनी प्रिंटिंग। ऑल्दो मुझे बाद में ऐसा पता चला कि नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे उसके टेक्निकल रीजंस हैं, बट ये था कि हाँ मनी प्रिंटिंग हो रही है तो इसकी वजह से कमोडिटीज़ में एक बूस्ट आएगा, इन्फ्लेशन होगा तो उससे भी कमोडिटीज़ में बूस्ट आएगा। तो वहाँ से फिर मैं कमोडिटी ट्रेडिंग में एंट्री की, एंड देन टेक्निकल एनालिसिस अगेन मैं पढ़ ही रहा था, तो फिर नॉर्मल ब्रेकआउट्स ब्रेकडाउन्स ये सब ट्रैक करके फिर गोल्ड एंड सिल्वर में ट्रेड्स लिए मैंने। दैट वाज माय सेकंड फोरे। तो कैपिटल तो अरेंजमेंट हो गया था मेरे ख्याल से, उसके बाद दैट वाज अ डिसेंट, उसके बाद से कभी भी मैंने कैपिटल नहीं डाला अपनी ट्रेडिंग में। ओके, सिर्फ ट्रेडिंग से तो ये कमोडिटी सारे एक्सपेंसेस के लिए अब मैं ट्रेडिंग से कैपिटल निकालता हूँ, एंड ट्रेडिंग में कैपिटल डालता नहीं हूँ, क्योंकि साइकोलॉजिकली मेरे लिए कंफर्टेबल है ये कि सिंस मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो जितना कैपिटल मैं वहाँ से निकाल के उसको फिजिकली फॉर्म में कहीं रख पाऊँ कि हाँ ठीक है आई हैव अ बैकअप, तो मेरी ऑप्शन ट्रेडिंग पे उससे इम्पैक्ट नहीं होता है। कितने टाइम तक कमोडिटी चलता रहा ऑप्शंस के आने से पहले, सिर्फ कमोडिटी? कमोडिटीज़ में भी ऑप्शंस होते ही हैं, तो वहाँ पे भी मैं ऑप्शंस खरीद सकती हूँ। अच्छा, वहाँ पे कमोडिटी ऑप्शंस या वहाँ पे भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ही होते हैं, तो वहाँ पे यूजुअली मैंने स्टार्ट फ्यूचर्स से किया था, एंड देन उसमें भी धीरे धीरे ऑप्शंस ट्रेडिंग चालू कर दी थी मैंने। ओके, बट व्हाट वाज द रैशनल बिहाइंड कि मेरे को कौन सा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लेना है? अगेन दैट इज इंस्टिंक्ट्स, ऐसा मुझे लगता है, मुझे लग रहा है ब्रेकआउट आने वाला है, तो मेरी बहुत सारी मतलब वीकनेस एंड स्ट्रेंथ्स हैं जो मैंने खुद एनालाइज करी थी, एंड देन उसके बेसिस पे मैंने ये डिसाइड किया कि मैं कौन से ट्रेड्स लूँगा, कौन से ऑप्शंस लूँगा, ऑप्शंस कब लूँगा, फ्यूचर्स कब लूँगा। तो मेरी वीकनेस एक ये थी कि मुझे फियर ऑफ मिसिंग आउट है, जैसे तो मुझे ब्रेकआउट होता है तो मुझे बहुत इच्छा होती है जल्दी से ट्रेड लेने की, एंड उसकी वजह से बहुत बार लॉसेस होते हैं। तो ये फियर को हैंडल करने के लिए फिर मैं क्या करता हूँ कि इस बार ब्रेकआउट होने से पहले ट्रेड्स ले लेता हूँ स्मॉल क्वांटिटी में, बहुत स्मॉल, ताकि जब ब्रेकआउट हो रहा है तब मैं खरीदूँ तो मेरी एवरेज प्राइस नीचे हो जाए। तो दिस इज़ द प्रोसेस। ये सेल्फ एनालाइज करके, सेल्फ रिफ्लेक्ट करके हाँ करना पड़ता है सबको, अपनी अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से डेवलप। सी एक टाइम, कोविड के टाइम पे मार्केट वाज गोइंग इनटू वन डायरेक्शन एट वन गिवन पॉइंट इन टाइम, कभी वो नीचे जा रही थी, फिर उसने रिकवरी फेस लिया, तो डायरेक्शन मोर लेस कुछ समय के लिए फिक्स थी कि जाना ही। हाँ, बट जब हम कोविड के समय से बाहर आ गए, द मार्केट सो स्टेबल, एंड नाउ उन्होंने उसी तरीके से बिहेव करना शुरू कर दिया बेस्ड ऑन सप्लाई डिमांड या बेस्ड ऑन मार्केट परसेप्शंस एंड स्टफ लाइक दैट, जो नॉर्मल मार्केट बिहेवियर होता है। उस टाइम पे इंस्टिंक्ट्स का रेलेवेंस कितना को रह गया? वहाँ पे मेरी एक और वीकनेस है, वो है कि मेरा एक हमेशा से बेरिश बायस रहा है कि मैं इतनी सारी चीज़ें पढ़ता हूँ और उसमें इतने सारे लोग ये बोलते हैं कि दुनिया में बस ये प्रॉब्लम आने वाली है, ये ख़त्म होने वाला है, करेंसी कोलैप्स होने वाली है, तो इसकी वजह से मेरे को लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेने में स्टॉक मार्केट्स में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैं कमोडिटीज़ सिंपल प्रेफर करता हूँ, एंड जितने भी मेरे प्रॉफिट्स हैं वो पुट ऑप्शन से आपको दिखेंगे कि ज़्यादा है। ये जो हेज फंड मैनेजर्स की रिपोर्ट पढ़ते थे, आई मीन इफ़ यू स्पेंड लाइक कपल ऑफ मिनट्स ऑन दैट, कि एग्जैक्टली उसमें क्या कवर होता था? बहुत सारे अलग अलग हैं, तो सबका अलग अलग कुछ ना कुछ फील्ड रहता है। तो जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो लास्ट ईयर जैसे वॉर चालू हुई, तो वहाँ पे फिर उनका एनालिसिस पढ़ा मैंने कि सिंस रशिया नेचुरल गैस का बहुत बड़ा सप्लायर है यूरोप का, एंड सिंस वो नेचुरल गैस नहीं ले रहे हैं अभी रशिया से, कट कर रहे हैं, रशिया को
पूरा एक्सक्लूड कर रहे हैं, सैंक्शन कर रहे हैं, उनके एसेट्स रख लिए, सब कर लिया उन्होंने। एंड नेचुरल गैस कहीं से तो लानी ही पड़ेगी यूरोप को, क्योंकि बिना उसके वहाँ के लोग भूखे एंड ठंडी से मर जाएंगे। तो ये तो था ही कि गवर्नमेंट्स कहीं ना कहीं से फोर्स करेंगी नेचुरल गैस लाने के लिए। एंड दूसरा ऑप्शन यही बचा यूएस, जो कि सबसे बड़ा बेनिफिशियरी था वॉर का। यूएस के पास बहुत नेचुरल गैस है, ऑलमोस्ट मतलब वो लोग 100 ईयर्स तक निकाल सकते हैं, इतनी नेचुरल गैस है उनके पास। वो लोग ने लिक्विफाई करके भेजा। एंड अपनी जो MCX में कमोडिटी ट्रैक होती है नेचुरल गैस, वो यूएस के प्राइसेस के हिसाब से ही चलती है। तो सिंस मैंने वो पढ़ा था कि ये होने ही वाला है, यूएस अब नेचुरल गैस प्रोवाइड करेगा उसको, तो नेचुरल गैस के प्राइसेस बढ़ेंगे। एंड उसके बेसिस पे फिर मैंने नेचुरल गैस का ट्रेड लिया था इन आई थिंक एंड ऑफ February 2022। एंड देन आप उसका चार्ट देखेंगे तो February 2022 से अगले कुछ 5 या 6 महीने में वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गया था नेचुरल गैस। ऑब्वियसली मैंने पूरा मूव राइड नहीं किया था, बट नेचुरल गैस में पूरा वो ट्रेंड आया था। तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर इम्पैक्ट। फिर इसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि सेकंड ऑर्डर इम्पैक्ट क्या होगा। एक तो हो गया ठीक है, नेचुरल गैस की प्राइसेस बढ़ रही हैं, दैट इज़ ओके, बट उससे और क्या इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि मार्केट्स जो हैं वो सारे इंटरलिंक्ड रहते हैं। कोई भी एक चीज़ पे इम्पैक्ट होता है तो कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ पे इम्पैक्ट होना है। तो फिर उसके बेसिस पे यह है कि नेचुरल गैस जो है वो फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज़ होता है। फर्टिलाइजर्स पे फीड स्टॉक होता है जो बिना उसके फर्टिलाइजर्स आप नहीं बना सकते, वो महंगा हो रहा है, तो वो फर्टिलाइजर्स के प्राइस बढ़ाएगा। फर्टिलाइजर्स के प्राइस बढ़ेंगे तो दैट इज़ गुड फॉर फर्टिलाइजर कंपनीज, बिकॉज प्राइस बढ़ रहे हैं सप्लाई रिस्ट्रिक्शन की वजह से। तो अब उनके पास सारा एडवांटेज है कि वो कितना प्राइस चार्ज करना चाहते हैं। तो उसके बेसिस पे फिर फर्टिलाइजर स्टॉक्स में मैंने कैश सेगमेंट में ट्रेड्स देखे, वो भी प्रॉफिटेबल हुए। सो दिस इज़ हाउ मैं वहाँ के आइडियाज़, वहाँ के एच फंड मैनेजर्स का वो लेके इंडियन मार्केट्स में फिर कोशिश करता हूँ इन्वेस्ट करने का या ट्रेड लेने का। जो ये रिपोर्ट्स होती हैं, आई मीन चलो ठीक है, नेचुरल गैस का मूवमेंट वन ऑफ होगा बिकॉज ये नॉर्मल इवेंट्स में काउंट नहीं कर सकते। या दैट इज़ ए गुड sort of application of that report that you made कि उसका fertilizers पे impact and then उसको equity में ले आए शायद। yes right, so that's one major usage of that। but normal life जो होती है, normal trading जैसे sideways trade market चल रहा है, yes उसमें भी there are opportunities that you can find because of the hedge fund reports। कहीं ना कहीं कभी ना कभी बुल मार्केट या बेयर मार्केट रहता ही है। तो निफ्टी साइडवेज है तो मे बी कहीं सिल्वर में बुल मार्केट होगा या कॉपर में बेयर मार्केट होगा। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रहता ही है। एंड देन इट डिपेंड्स ऑन माई एबिलिटी कि मैं कुछ ढूंढ पाता होगी नहीं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें पढ़ के फिर आइडिया जनरेट करके फिर ट्रेड लेना इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल। बहुत सारा ऐसे टाइम भी रहता है कि मैं खाली बिना ट्रेड्स के जाता हूँ बीच में 10 दिन 15 दिन 1 महीना। एंड देन जब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तो आई पुट इट टू द पेडल और जितना ट्रेड्स ले सकता हूँ नहीं लेता। मतलब इट्स मोर लाइक उन रिपोर्ट से इफ़ यू कैन रीड बिटवीन द लाइन्स और यू कैन रिड्यूस some of the information based on your experience। Yep, and if that can be applied to Indian markets, यहाँ पे मैं क्या ट्रेड ले सकता हूँ, क्योंकि वो लोग तो स्वीडिश क्रोना करेंसी की भी बात करते हैं, बट वो मेरे लिए कुछ रेलिवेंट नहीं है। यहाँ पे वहाँ के आइडियाज़, यहाँ पे कौन से ट्रेड्स हैं जो पर्टिकुलरली मैं अप्लाई कर सकता हूँ, सिर्फ वो मेरे को फिर सिलेक्ट करके यहाँ अप्लाई करना रहता है। जो उनका एनालिसिस होता है, आई एम स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस, बट एंड दिस इज गोना बी माय लास्ट क्वेश्चन अराउंड दिस पॉइंट। जो उनका एनालिसिस होता है इन रिपोर्ट्स में, लाइक एक्यूरेसी इज़ अ वर्ड दैट इज़ जनरली यूज्ड, बट मोर लेस अगर मैं उसी डायरेक्शन में जाऊँ, अगर मैं एक्यूरेसी वर्ड यूज़ ना करूँ लेकिन मेरा मतलब वही हो कि क्या हम इन रिपोर्ट्स पे एज इट इज़ ट्रस्ट कर सकते हैं कि व्हाट दे आर सेइंग विल मीन समथिंग इन द फ्यूचर। तो उन लोग डिस्क्लेमर नीचे हर कोई लिखता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं, वो हमको पता है सही है, गलत भी हो सकती है। वो डिस्क्लोजर नहीं कि फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो ये डिस्क्लोजर हर कोई लिखता है कि हमारे हिसाब से, बट ये इन्फॉर्मेशन ही गलत हो सकती है। तो हाउ आर यू एबल टू फिगर दैट आउट कि ये सही है या गलत है? देन मैं अपनी रिसर्च भी कर ही लेता हूँ कि वो तो नॉर्मल है। फिर एक बार मेरे को उन्होंने आइडिया बता दिया, देन गूगल करके थोड़ा बहुत रिसर्च करना इज़ वेरी ईजी, बट वो आइडिया जनरेट करना। सो फॉर इंस्टेंस अगर दूसरे ट्रेड्स में देखो तो सेकंड हो गया कोल। सो दिस वाज द ओनली स्टॉक जो मैंने सबको बोल के रखा था कि कोल लो। मेरे यूएस में भी जो भी क्लाइंट्स हैं उनको भी कोल बोला था। यहाँ पे जो क्लाइंट्स हैं, मतलब क्लाइंट्स नहीं, यहाँ पे जो भी फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप सबको मैंने बोला था कोल। यहाँ पे एक ही स्टॉक है कोल इंडिया, और वो भी मेरे को इतना पसंद नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी बाहर प्राइवेट है, एंड दैट इज़ परफॉर्मिंग रियली गुड। तो कोल का रीज़न ये था कि हर जगह ग्रीन एनर्जी का पुश चल रहा है,
एंड ग्रीन एनर्जी का पुश को सपोर्ट करने के लिए हम कहीं भी वर्ल्ड में इलेक्ट्रिक ग्रिड जो है जो पावर सप्लाई करती है वो हमारे पास नहीं है। तो वो ग्रिड बनाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा आपको, ग्रिड बनाने के लिए अगेन ज़मीन से कुछ मेटल्स निकालने हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करना है, उसको कंस्ट्रक्ट करना है। तो ये सब प्रोसेस जो है ये बहुत एनर्जी इंटेंसिव है। तो इसमें आपको पेट्रोल, डीजल, कोल ये सब लगेगा। ये चीज़ें ग्रीन एनर्जी पे नहीं हो सकती। एंड ये बहुत हेटेड सेगमेंट है, किसी को नहीं पसंद है, गवर्नमेंट्स को नहीं पसंद है कोल, ESG इन्वेस्टर्स हैं उनको नहीं पसंद है कोल क्योंकि डर्टी में कंसिडर होता है। एंड इसका अगर आप पैरेलल देखना चाहें तो यही सेम जो वो था साइकोलॉजी थी, ये टोबैको स्टॉक्स के अराउंड थी 2000s में। तब रिपोर्ट आई थी कि कैंसर होता है, ये होता है, गवर्नमेंट्स उसके अगेंस्ट जा रही थी। एंड देन आप देखेंगे लेट 90s से अर्ली 2000 तो टोबैको ऑलमोस्ट आई थिंक 10 टाइम्स आउट परफॉर्म किया था मार्केट्स को। सो अगेन जब लोगों को कुछ नहीं पसंद है, गवर्नमेंट सबके अगेंस्ट है, तो मार्केट्स को ही पहले से पता है ये सब चीज़ें प्राइस में रिफ्लेक्ट हो रही हैं। यही सेम चीज़ मेरे एनालिसिस में था कि कोल में भी यही हो रहा है। एंड इंडिया में सिर्फ एक ही स्टॉक है, तो मैं सबको यही बोल रहा था कि कोल इंडिया आई थिंक कि ऊपर जाएगा। इसमें जनरली होल्डिंग टाइम कितना देर का होता है? क्योंकि इट्स कांट बी कि एकदम से कोई मूव आएगा एंड यू विल बी एबल टू कैप्चर दैट। या तो वहाँ पे फिर मेरी टेक्निकल एनालिसिस की स्किल्स मैं यूज़ करता हूँ। वहाँ पे वो मेरा कॉल है पूरा कि कितने टाइम के लिए होल्ड करना है, क्योंकि हेज फंड वाले जो रहते हैं ये लोग शॉर्ट टर्म के लिए नहीं लिखते हैं। इन लोग का जो भी टारगेट रहता है वो 10 साल वाले हैं, 5 साल वाले हैं, ऐसे शॉर्ट टर्म वाले भी रहते हैं, बट मोस्टली ऐसे ही हैं कि जिनको 5 साल के लिए कोल लेके छोड़ना है, 10 साल के लिए ये लेके छोड़ना है। तो वहाँ पे फिर मैं टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे एंट्रीज, ब्रेकआउट्स, एग्जिट, वो फिर मेरा एग्जीक्यूशन रहता है पूरा। तो मेरे ट्रेड्स यूजुअली इंट्राडे ऑलमोस्ट 0, होल्डिंग पीरियड 15 days to 30 days रहते हैं। थोड़ा समझाओ अपना द वे ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। इफ यू टेक्निकल फाइंड एन अपॉर्चुनिटी कि तुम ज़्यादा देर तक उस पर बैंक नहीं करना चाहते, या करना भी चाहते हो तो लाइक मार्जिनल पोजिशनिंग कि थोड़ा ये कर लिया एंड देन सी कि अगर कंटिन्यू रहता है तो थोड़ा सा एग्जिट कर लिया एंड स्टफ लाइक दैट। तो उसमें टेक्निकल एनालिसिस ऑन पेपर या ऑन रियल ग्राउंड एक्चुअली व्हाट्स योर डायरेक्शन, किस तरह से करते हो? ओके, सो एक तो नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस हो गया हमारा कि पैटर्न्स बनाए, सपोर्ट्स बनाए, रेजिस्टेंस बनाए, ब्रेकआउट हुआ। एंड इसके साथ साथ फिर मैं और भी चीज़ें स्टडी करता हूँ जो जिसमें से एक है कोरिलेशन। तो कोरिलेशन क्या हुआ, कोई भी दो एसेट साथ में मूव कर रहे हैं या अलग अलग मूव कर रहे हैं। कोरिलेशन इज़ बेसिकली दो चीज़ अगर साथ में मूव कर रही है, रोज़ रोज़ निफ्टी ऊपर जा रहा है, बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, तो ये हो गया पॉजिटिव कोरिलेशन। एंड नेगेटिव कोरिलेशन इज लेट्स से US डॉलर ऊपर जा रहा है एंड निफ्टी नीचे जा रहा है, क्योंकि जिस दिन डॉलर ऊपर जा रहा है उस दिन निफ्टी नीचे जा रहा है, दिस इज नेगेटिव कोरिलेशन। तो ऐसे मैंने खुद के थोड़े बहुत इंडिकेटर्स डेवलप करके रखे हैं जो कि ये कोरिलेशन ट्रैक करते हैं। एंड देन मुझे क्या होता है, बहुत सारे टाइम ये इंडिकेटर्स पहले बता देते हैं कि शायद यहाँ पे ब्रेकआउट आने के चांसेस हाई है। तो फॉर इंस्टेंस अगर मैं बताना चाहूँ तो US का जैसे 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड होता है वो और गोल्ड जो है वो इन्वर्सली कोरिलेटेड होता है ना। इसका रीज़न ये होता है क्योंकि जो US के बॉन्ड हैं वो सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया जाता है। एंड गोल्ड जो है उसमें कोई आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो अगर वहाँ के बॉन्ड्स आपको 4% इंटरेस्ट दे रहे हैं और वो 4 से 5 हो गया तो वो गोल्ड फिर कम आपके लिए अट्रैक्टिव हो जाता है क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। करेक्ट। तो अगर मेरे को दिख रहा है कि बॉन्ड में कहीं ब्रेकआउट हुआ है लेकिन गोल्ड के चार्ट पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो मैं उसके बेसिस पे, उसका टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे गोल्ड में भी ट्रेड ले सकता हूँ। एंड देन बहुत बार ऐसा होता है कि फिर उसके बाद गोल्ड में ब्रेकआउट आ जाता है, देन आई एम एबल टू होल्ड दैट फॉर लेट्स से 20-30 days। बट जो ये कोरिलेशन है 2 या 3 एंटिटीज़ के बीच में एट वन गिवन पॉइंट इन टाइम, वो कितने दिनों तक का देखते हो? रोलिंग 20 days कोरिलेशन चलता है, तो वो पूरा चार्ट तो आप कहीं से भी चालू कर सकते हैं, बट वो लास्ट 20 days का चेक करके उसका रोलिंग चार्ट बनाता है जस्ट लाइक मूविंग एवरेज। तो एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम कितने कोरिलेशन तुम्हारे स्क्रीन पे या तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड होते हैं कि मेरे को कॉन्टिन्यूसली देखना है इनको? हाउ डज दिस वर्क प्रैक्टिकली? प्रैक्टिकली तो स्क्रीन टाइम आपको स्पेंड करना ही पड़ेगा इसके लिए, अगर आपको कोरिलेशंस ढूंढने तो और देखने हैं, समझने हैं तो आई थिंक 20-30 अलग अलग कोरिलेशंस में रोज़ चेक करते रहता हूँ कि क्या हो रहा है इधर। और ये परमुटेशन कैसे डिसाइड होते हैं, किसको किसके साथ कोरिलेट करना है? ये अगेन आप रीड करेंगे, आपको मार्केट्स के बारे में जैसे जैसे समझ आने लगेगा वैसे वैसे आपको फिर वहाँ पे वो पिक करेंगे। फॉर इंस्टेंस जैसे आपको पता ही है
एयरलाइन स्टॉक्स का मेन एक्सपेंस है ऑयल, उनको पेट्रोल सबसे महंगा है, तो ऑयल बढ़ेगा तो एयरलाइन स्टॉक्स के लिए नेगेटिव है। तो फिर आप वहाँ पे कोरिलेशन डाल के देखेंगे तो ऐसा लाइक्लीहुड है कि नेगेटिव दिखेगा आपको कि जब एयरलाइन स्टॉक्स बढ़ रहे हैं या जब क्रूड ऑयल बढ़ रहा है तो एयरलाइन स्टॉक्स गिर रहे हैं। तो ये आपको इसलिए पता चल गया क्योंकि आपको पता है, बहुत ऑब्वियस है कि हाँ ठीक है उनको तेल डालना है, तेल महंगा हो रहा है तो उनके प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं। बट और दूसरी चीज़ें आप पढ़ते हैं तो जो नॉन ऑब्वियस वाले हैं वो आपको समझ में आने लगते हैं। मेरे को एक नॉर्मल मार्केट में जैसे एक न्यूज़ आई, लेट्स से कि इंडियन गवर्नमेंट लोअर्स डाउन दी पेट्रोल प्राइस बाय 5 रुपीज़। अब इस न्यूज़ का कोरिलेशन में क्या यूसेज करने वाले हो? इंडियन न्यूज़ के बेसिस पे ट्रेड तो मैं वैसे करता नहीं हूँ, बट इससे ये देखना चाहेंगे कि कौन सी कंपनीज जो हैं इससे प्रॉफिटेबल हो सकती हैं, किनके प्रॉफिट्स बढ़ सकते हैं इससे। मैं एयरलाइंस के एग्जांपल पे ही जा रहा हूँ कि अगर पेट्रोल कम होता है हाँ। तो उससे कोरिलेशन कहाँ क्रिएट होता है न्यू केस? उससे अगेन ये बुलिश न्यूज़ है एयरलाइन कंपनीज के लिए, अगर उनके इनपुट कॉस्ट कम हो रहे हैं तो वहाँ पे फिर अगर न्यूज़ के बेसिस पे ट्रेड करना इज़ नॉट समथिंग आई रिकमेंड। बट ऐसा मुझे पहले से कुछ लग रहा है कि ऐसा होने वाला है कि मान लीजिए मेरे को पता है कि आप 5 रुपये का होने वाला है एंड मार्केट्स को नहीं पता है। हाउ डू यू नो दैट? नहीं, मैं हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ कि अगर मेरे को लग रहा है कि कम होने वाला है एंड देन मैं कोरिलेशन मेरे को पता है कि एयरलाइन स्टॉक्स के साथ है ऐसा, तो फिर मैं एयरलाइन स्टॉक्स में ब्रेकआउट ढूंढूंगा या कुछ पोटेंशियल। डोंट यू थिंक आयुष के दी होल मैगी का सॉस या मैगी का पाउडर इन दिस होल पैटर्न फाइंडिंग इज कि पता हो कि ये मूव आ सकता है इस एसेट में या इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, वो पता होना ही तो सारा गेम है। इट्स नॉट नेसेसरी पता हो, इट्स लाइक कि आपको ये पता हो मार्केट की पोजीशनिंग कैसी है। सो फॉर इंस्टेंस जैसे कि आपको पता है मिड कैप्स जो है इंडिया के वो पिछले 6 महीने में वॉट-एवर 60-70% बढ़ चुके हैं। हाँ। तो यहाँ पे मार्केट्स जो है वो प्राइस फॉर परफेक्शन है। यहाँ पे मार्केट्स ने हर चीज़ कर ली है कि हाँ बाहर के इंटरेस्ट रेट कम होने वाले हैं, इंडिया की इकोनॉमी अच्छी चल रही है, तो यहाँ पे अब आपको और ऊपर की साइड बेट करना है। तो आपको और कोई अच्छी न्यूज़ चाहिए जो कि पहले से प्राइस्ड इन नहीं है। बट सिंस सब अच्छी न्यूज़ पहले ही प्राइस्ड इन है तो अब आपकी प्रोबेबिलिटी किधर आ जाती है? आप सिर्फ एक ऐसी डाउन साइड वाले ट्रेड्स लेने में आपकी प्रोबेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि मार्केट्स को लग रहा है सब परफेक्ट है ना, कुछ भी गलत हुआ तो डाउन साइड वाले मूव में बहुत बड़ा एक फॉल आएगा। तो ये मुझे पहले से नहीं पता था कि सेबी कुछ करने वाला है, मिड कैप्स को ओवर वैल्यूड बोलने वाला है, बट मैंने वहाँ पे ट्रेड लिया एंड देन मार्केट्स गिर गए। तो मुझे ये प्रेडिक्ट नहीं करना है कि क्या होने वाला है, मुझे बस ये देखना है कि मार्केट्स में क्या प्राइस्ड इन है। मार्केट्स में ये प्राइस्ड इन था कि बाहर के फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट कट करेगा, बट मुझे लग रहा है कि नहीं होगा ऐसा क्योंकि इन्फ्लेशन अभी कम नहीं हुआ है। तो फिर मैं बेरिश ट्रेड्स ढूंढूंगा इसके बेसिस पे कि मार्केट्स गिरेंगे, शायद इन्फ्लेशन रिपोर्ट यूएस की बढ़ा हुआ आएगा इन्फ्लेशन, उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट कट करने की प्रोबेबिलिटी कम होगी और उसकी वजह से मार्केट्स गिरेंगे। तो मैं फिर उस बेसिस पे ट्रेड्स ढूंढूंगा एंड देन वो हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो इट्स अगेन वेरी स्मॉल, क्योंकि पहले ही मार्केट्स इतने बढ़ चुके हैं। गलत हुआ तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, मैं स्टॉप लॉस लेके बाहर हो जाऊँगा, एंड सही हुआ तो बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा जैसा हुआ, एंड मेरे एसिमेट्रिक सेटअप्स जो हैं वो इसी के बेसिस पे वर्क करेंगे। तो सिंस ये होल्डिंग 15 दिन या महीना इन जनरल होती है इन योर केस, सो कितना % ऑफ कैपिटल एक ऐसी तरह की ट्रेड में यू पुट इन? % ऑफ कैपिटल यूजुअली लेस देन 20 फॉर वन पर्टिकुलर ट्रेड। मिनिमम बताओ कि मिनिमम इतना %, बिकॉज सी यू नॉट फाइंड अ लॉट ऑफ ट्रेड्स इस तरह से ना, तो यू कांट जस्ट कीप ऑन वेटिंग कि मैं आएगा तो मैं 5% डाल देता हूँ, 2% डाल देता हूँ, बड़ा कैपिटल डालना पड़ेगा। या तो बड़ा कैपिटल एज इन मैं स्टार्ट करूँ मिनिमम तो अराउंड लेट्स से 0.5% की पोजीशन अगर मैं ब्रेकआउट के पहले ले रहा हूँ तो, एंड देन यूजुअली मैं 2% रिस्क वाला रूल फॉलो नहीं करता हूँ। मतलब बहुत बार अगर मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ किसी ब्रेकआउट पे तो 0.5% से चालू करते करते फिर 3-4% तक मैं रिस्क ले जाता हूँ। एंड अराउंड 20% ऑफ योर कैपिटल, या 20% 25% भी जा सकता है। अगर मैंने बहुत बड़ी से 4% की रिस्क ली है तो 25% भी जा सकता है। एंड अगर इन केस मैंने बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो दैट विल बी कि वो पोजीशन में डे क्लोज के पहले क्लोज कर दूंगा, क्योंकि मेरे को गैप मूव्स नहीं चाहिए अगले दिन के। ये रिस्क रिवॉर्ड डिसाइड कैसे होता है? अगेन वो ट्रेड टू ट्रेड बेसिस पे वेरी करेगा। मेरा हर ट्रेड अलग है मेरा।
कोई रूल नहीं है सच? रूल नहीं है, मतलब वही कौन से सेटअप्स पे मेरे को ज़्यादा कॉन्फिडेंस है उसके बेसिस पे रिस्क टू रिवॉर्ड डिसाइड होता है। एंड यूजुअली मेरा ये रहता है कि मेरे स्टॉप लॉस मैं बहुत टाइट रखता हूँ, तो उसकी वजह से मेरी एक्यूरेसी ऑब्वियसली कम रहती है, बट स्टॉप लॉस टाइट रहता है तो मेरे को एटलीस्ट मेंटली थोड़ा सेटिस्फैक्शन रहता है। अपना पिछला एक लॉस मेकिंग और अपना पिछला एक प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड जो रिसेंट हुआ हो, जिसमें ऐसा ही 20% कैपिटल डाला हो, वो थोड़ा वॉक थ्रू करो कि क्यों लिया ट्रेड, किस बेस पे लिया, कितना पैसा डाला, कितना रिस्क रिवॉर्ड पे निकला एंड ऑल दैट पैसा। ओके, तो लॉस मेकिंग पहले सबसे ज़्यादा लर्निंग लॉस मेकिंग से ही होती है, एंड दिस वाज एक्चुअली ब्रूटली लॉस मेकिंग इसलिए था क्योंकि मैंने क्रूड ऑयल लिया था, एंड क्रूड ऑयल की आप अगेन यूएस का डेटा होता है कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट, तो उसमें दिखाते हैं कि हेज फंड की जो पोजिशनिंग है वो कैसी है, वो लोग ने लॉन्ग किया है कि शॉर्ट किया है। तो सिंस मैं मार्केट्स जो कॉन्ट्रेरियन व्यू है उस जो हार्ड व्यू है उसके अगेंस्ट ट्रेड लेता हूँ, तो उसके बेसिस पे मैंने क्रूड ऑयल लॉन्ग किया था क्योंकि वहाँ के हेज फंड्स ने ऑलमोस्ट उनकी लॉन्ग पोजीशन सबने ख़त्म कर दी थी, तो मुझे लगा था क्रूड ऑयल ब्रेकआउट होगा, एंड देन चार्ट पे भी ब्रेकआउट हो रहा था, एंड ब्रेकआउट हुआ। मैंने पहले से पोजीशन ली थी, प्रॉफिटेबल भी था ट्रेड, अच्छा प्रॉफिट था, मतलब विच वॉज कंसिडरेबल, डबल डिजिट्स में परसेंटेज में प्रॉफिट्स पहुँच गया था। एग्जैक्ट बताओ, इतना कैपिटल या कैपिटल नहीं बताना, तो इतना परसेंटेज कैपिटल और इतना परसेंटेज प्रॉफिट लॉस का हो। ओके, सो capital was around 20% and profit on my overall portfolio was touching 10%. So 10% okay. profit था, and then again मैं बैठा रह गया and then वो नीचे गिर गया because I was expecting कि और ऊपर जाएगा, and ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ, so nothing new, but इससे वापस ये रियलाइजेशन होता है कि हाँ ठीक है, you can be wrong anytime, जितनी भी आपको indicators क्यों होता है रेगुलरली ये? रेगुलरली एज इन प्रॉफिट्स जो चले जाते हैं, हाँ मतलब प्रॉफिट मेकिंग अपॉर्चुनिटी लॉस में कन्वर्ट हो रही है। अगेन वो ट्रेडिंग स्टाइल है क्योंकि मेरे रिस्क टू रिवॉर्ड में बहुत हाई एम करता हूँ, तो 1:5 से लेके 1:20, तो अगर 1:5 है एंड मैंने 2% रिस्क लिया है, 10% तक पहुँच गया, बट मुझे लग रहा है 20 तक जाएगा, तो ठीक है वो छोड़ देता हूँ। देन वो फिर वापस आके बहुत जल्दी स्टॉप लॉस लगा बिकॉज अगेन ऑप्शंस पोजीशन थी, तो उसमें आपके अगेंस्ट गई पोजीशन तो बहुत ही जल्दी प्राइसेस डिक्लाइन होती हैं, एंड अगर ओवरनाइट है, ओवरनाइट मूव्स आ रहे हैं, तो अगेन वो प्रॉफिट बहुत जल्दी डिक्लाइन होके और स्टॉप लॉस लग गया उस पर। बट सिंस यू आर प्रॉपर एंड प्योर डिस्क्रिशनरी ट्रेडर, तो अगर 12 सोचा है 10 हो गया तो थोड़ा पार्शियल एग्जिट करके देख लिया, ऑल दैट डजंट दैट वर्क? वो भी करता हूँ मैं, बट दिस टाइम आई वाज लाइक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट कि ऊपर जाएगा, इसलिए तो अगेन तो पार्ट ऑफ डूइंग पार्ट एंड पार्सल है। मतलब एग्जांपल के तौर पे, जस्ट टू मेक श्योर पीपल अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली, तो एग्जांपल के तौर पे अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया, तो आपने 1 लाख रुपए का अगर आपका टोटल कैपिटल है, तो उसमें से 20,000 का आपने ट्रेड लिया, उसमें आपको एंटिसिपेशन था कि 12-13% का रिटर्न आएगा। ये एक्चुअल नंबर्स नहीं है, ये रेफरेंस के लिए बोल रहा हूँ। तो 20,000 पे लगाया तो आप एंटिसिपेट कर रहे थे कि 2,500 का प्रॉफिट आएगा अराउंड, 2,000 तक पहुँच गया, बट आपने एग्जिट नहीं मारा। नॉट 2,500, 10,000, क्योंकि 100 अगर 1 लाख कैपिटल है एंड 10% ऑफ कैपिटल में अज्यूम कर रहा हूँ। नहीं मैं 20,000, आपने 20% कैपिटल बोला ना, तो 1 लाख टोटल कैपिटल में से आपने 20,000 पे लगाया। मैं उस तरह से रिटर्न आपको जो बता रहा था वो ओवरऑल कैपिटल का था। ओह दैट वुड इम्प्लाई दैट 50% का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे थे आप, 50 से भी ज़्यादा एक्चुअली। हाँ, तो ऑप्शंस में दैट इज़ अ वेरी कॉमन मूव, एंड स्पेशली अगर आप टाइट स्टॉप लॉस लगाएं तो इतना बड़ा मूव इज़ वेरी इन अ टाइम पीरियड ऑफ ये इंट्राडे ट्रेड था? नहीं, इसमें लगे थे 3 दिन, पहले 3 दिन मेरे फेवर में गया था, एंड देन अगले 7 दिन अगेंस्ट गया था, जिसमें से बीच में सेकेंड या थर्ड डे स्टॉप लॉस लग गया। चलो प्रॉफिट मेकिंग, सो प्रॉफिट मेकिंग मोस्ट मेमोरेबल मेरा यही, इसमें 1 लाख का रेफरेंस लेके चलो आप, थोड़ा ईजी हो जाएगा। ओके, 1 लाख, आई थिंक 10 लाख ले लेता हूँ क्योंकि उससे थोड़ा क्लोज था। अच्छा, सो अगेन सिल्वर के पुट ऑप्शंस मैंने लिए थे अक्टूबर में, दिस वाज रिसेंट का मेरा सबसे बड़ा प्रॉफिट था ये, एंड इसमें भी सेम केस हुआ था। सो फर्स्ट मैंने अराउंड 2.2 से 2.3 लाख्स के ऑप्शंस लिए थे, पुट ऑप्शंस, एंड देन वो अगेन मेरे फेवर में गया था अराउंड 1.5 लाख्स, एंड देन शाम को 5 से 6 बजे अगले दिन 1.5 से 0 आया, एंड देन 2 घंटे बाद वो 0 से 3.5-4 लाख चला गया, एंड देन फाइनली जो मैंने बुक किया था तो वो 1:20 रिस्क टू रिवॉर्ड वाला ट्रेड हुआ, तो फाइनली जाके 8.5-9 लाख से बीच में हाँ सेल किया था मैंने। ओके
आप जब आपने शुरू किया ये ट्रेड तब आपका रिवॉर्ड का एक्सपेक्टेशन क्या था? क्वाइट हाई, मतलब मैं अराउंड 12 to 15 के बीच में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। अगेन क्योंकि यूएस की यील्ड्स वगैरह सब कुछ ट्रैक करने के बाद मुझे लगा था कि बहुत बड़ा फॉल आ सकता है सिल्वर में। कोरिलेशन जब 12-15 क्रॉस हुआ तो एग्जिट नहीं मारा? नहीं, फिर आई थिंक आई वाज लकी क्योंकि गांधी जयंती आ गई थी तो उस दिन छुट्टी थी, तो वो और गिर गया था उस दिन। एंड नेक्स्ट डे फिर वो 20 ही टच हुआ एंड मैं सुबह लिटरली 9 बजे का अलार्म लगा के बस वेट कर रहा था कि मार्केट्स को लेन में एग्जिट करो, क्योंकि 3 दिन में आई थिंक 15% का डाउन मूव आ गया था। और जो ये ट्रेड लिया आयुष, वो भी इसी बेस पे था कि यू आर रीडिंग रिपोर्ट्स एंड यू आर अवेयर ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन, कोरिलेशन किया एंड देन उसके बेस पे डिसाइड किया था? हाँ, रीडिंग रिपोर्ट बाहर, फिर ये अगेन उसका अच्छा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया था कि यील्ड्स ऊपर जा सकती हैं यूएस की, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट और डेफिसिट स्पेंडिंग इतनी कर रही है, तो वो लोग जितना टैक्स कलेक्ट नहीं कर रहे हैं उससे ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं। उसकी वजह से यूएस के बॉन्ड्स की जो सप्लाई है वो वहाँ बहुत बढ़ रही है। बॉन्ड की सप्लाई बढ़ती है तो बॉन्ड के प्राइसेस गिरते हैं, बॉन्ड के प्राइसेस गिरते हैं तो यील्ड्स बढ़ती हैं, और यील्ड्स बढ़ती है तो सिल्वर फिर गिरता है, गोल्ड सिल्वर। तो दैट वाज अ कंप्लीट एनालिसिस। ये जो यील्ड्स का बढ़ना या गिरना है, इज दिस लाइक दिस मस्ट बी लाइक अ क्वार्टरली और ईयरली काइंड ऑफ अ थिंग, राइट? ये तो बॉन्ड्स आप डेली चार्ट ट्रैक कर सकते हैं नॉर्मल कोई भी स्टॉक्स की तरह। तो ये यूएस गवर्नमेंट का डिसीजन कि बढ़ाना है या घटाना है इंटरेस्ट, यस, हाँ, ये वो होता है, रेगुलरली नहीं होता है ये, ऑब्वियसली क्वार्टर टू क्वार्टर या मंथ टू मंथ इनका चलता है। बट बॉन्ड मार्केट्स जो है वो बहुत सारी चीज़ें और प्राइस इन कर रहे होते हैं, एंड देन मार्केट्स को कुछ ट्रिगर चाहिए रहता है, तो किसी भी ट्रिगर बेसिस पे न्यूज़ आती है तब जाके मार्केट्स ब्रेकआउट होता है। तो उस टाइम एनालिसिस के, वो हेज फंड के एनालिसिस के हिसाब से कुछ पर्टिकुलर ट्रिगर था जो आने वाला था, वो ट्रिगर आया, यील्ड्स थोड़े बढ़े एंड देन उसकी वजह से सिल्वर क्रैश किया। चलो ये तो हो गया यूएस मार्केट और ये हो गया कमोडिटीज़ मेजरली। अपन अभी इफ़ यू टॉक अबाउट इंडियन इक्विटी मार्केट, उसमें F&O, तो उसका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है या एनालिसिस प्रोसेस है, मेरे को मोर लाइक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस लग रहा है, बट वो प्रोसेस क्या है एग्जैक्टली? उसमें भी यही सेम चीज़ ट्रैक करता हूँ मैं। अगेन यूएस बेस पे ज़्यादा रहता है क्योंकि वहाँ के मार्केट्स को कुछ होता है तो पूरे वर्ल्ड के मार्केट्स को कुछ ना कुछ होता है। एंड देन इंडियन मार्केट्स अभी सिंस चाइना में बहुत मार्केट्स क्रैश हो रहे हैं तो उसकी वजह से भी इंडिया को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे जितने हेज फंड्स या फंड्स को पैसे डालने थे वो उनका पैसा इंडिया में फ्लो हो रहा है, क्योंकि चाइना के मार्केट्स अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जब से उनका प्रॉपर्टी मार्केट क्राइसिस है। तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करके फिर मैंने देखा था कि चाइना का मार्केट के सेंटिमेंट्स कुछ ज़्यादा ही ख़राब हैं, तो अब मैं बेरिश ट्रेड्स पिछले 2-3 हफ्ते से ढूंढ ही रहा था इंडियन मार्केट्स में, एंड देन लकीली वो सही हो गया। हाउ कम? कैन यू ये एक बार कनेक्ट करके बताओ कैसे कनेक्ट किया इसको? ओके, तो अगेन हेज फंड्स के पास लिमिटेड पैसा है बाहर के, उनको कहीं पैसा डालना है कोई कंट्री में, एंड सिंस चाइना पिछले 1.5-2 साल से बहुत गंदा परफॉर्म कर रहे हैं, उसकी वजह से इंडिया में फ्लोज जो हैं वो बहुत बढ़ गए हैं, तो उसकी वजह से इंडिया का डॉलर रिजर्व बढ़ते जा रहा है, इंडिया के मार्केट्स जो है बहुत ज़्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं। सो इवेंचुअली ऐसा टाइम आता है कि सेंटिमेंट रॉक बॉटम है कहीं, फिर तो चाइना में सेंटिमेंट एकदम अभी ग्राउंड पे है, तो वहाँ पे अब रिवर्सल आने के चांसेस ज़्यादा है, और वहाँ का रिवर्सल इज़ नॉट गुड फॉर इंडियन मार्केट्स, बिकॉज फिर कुछ फंड्स होंगे जो यहाँ से पैसा निकाल के चाइना में शिफ्ट करने लगेंगे। तो दिस वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई मैं इंडियन मार्केट्स में बेरिश ट्रेड ढूंढ रहा था। दूसरा, अगेन मार्केट्स इतने बढ़ चुके थे तो एक मीन रिवर्जन ड्यू था ही, एंड थर्ड अगेन मार्केट्स एकदम प्राइस फॉर परफेक्शन थे, तो कोई भी इनपरफेक्ट न्यूज़ की वजह से मार्केट्स बहुत ज़्यादा क्रैश हो सकते थे। ये तीनों चीज़ों के बेसिस पे फिर मैंने बेरिश ट्रेड लिया। और आई एम अज्यूमिंग कि कुछ टेक्निकल, हाँ, देन लास्ट में टेक्निकल एनालिसिस, अगेन मिड कैप के चार्ट पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, तो दैट वाज माय एंट्री पॉइंट। ये कैसे करते हो? ये जो नॉर्मल वाला प्राइस एक्शन है, व्हाट इज़ योर वे ऑफ लुकिंग एट दोज चार्ट्स? माय वे इज जस्ट द नॉर्मल वे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस, मे बी चार्ट पैटर्न से 1-2, एंड उसके साथ साथ मीन रिवर्जन देखता हूँ मैं कि लेट्स से प्राइस कितनी दूर चली गई है मूविंग एवरेज से, अगर बहुत ज़्यादा दूर चली गई है तो वापस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि ओवर स्ट्रेस्ड मूव है, एंड देन अगर कोई कोरिलेशन है तो वो भी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी की RSI, MACD ये सब मैं ट्रैक नहीं करता हूँ। एंड देन 1-2 इंडिकेटर्स हैं जो मैंने खुद डेवलप किए हैं, वो थोड़े से शायद कॉम्प्लेक्स हो जाएं, बट अगर आप चाहें तो मैं समझा सकता हूँ। I mean we can at least try one. Okay, so
सो एक बेसिकली रेशियो चार्ट का इंडिकेटर मैंने डेवलप किया था. मतलब ऑब्वियसली उसमें रेशियो चार्ट में क्या होता है, एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है. आप जैसे निफ्टी की प्राइस को बैंक निफ्टी की प्राइस से आपने डिवाइड किया, ओके, उसका एक चार्ट बन गया. तो वो चार्ट आपको क्या बता रहा है कि निफ्टी बैंक निफ्टी के रिलेशन में कैसा परफॉर्म कर रहा है. सो अगर वो चार्ट ग्रीन ऊपर जाते जा रहा है तो उसका मतलब निफ्टी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एंड वो चार्ट नीचे आ रहा है तो मतलब बैंक निफ्टी अच्छा परफॉर्म कर रहा है. तो इसी के बेसिस पे मैंने एक चार्ट क्रिएट किया था जो कि था न्यूमरेटर में थी हमारी आईटीसी, मैरिको, डाबर, ये सारी जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ है, रिसेशन प्रूफ कंपनीज़ हैं, एंड डिनोमिनेटर में था मेरा मिड कैप. तो ये चार्ट मुझे क्या बता रहा है कि मार्केट का एनवायरनमेंट रिस्क ऑन है कि रिस्क ऑफ है. लोग अभी रिस्क ले रहे हैं, पैसा डाल रहे हैं कि पैसा निकाल रहे हैं. तो ये ऐसा क्यों बताते हैं? क्योंकि अगर लोग पैसा डाल रहे हैं तो जो मिड कैप्स हैं वो बेटर परफॉर्म करेंगे हमारी जो ब्लू चिप कंपनीज़ हैं उनसे. तो वो चार्ट नीचे की साइड जाने लगेगा. एंड अगर मार्केट्स में कोई भी क्राइसिस आया तो क्राइसिस में क्या होता है, यूजुअली आपका डाबर वगैरह 0.5%, 1% गिरा है, एंड मिड कैप्स आपके 3-3, 4-4% गिरे. तो इस केस में वो चार्ट ऊपर जाने लगा. क्यों? क्योंकि आपका न्यूमरेटर जो है वो सिर्फ 0.5% गिरा है और डिनोमिनेटर 4% गिरा है. तो वो चार्ट ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि आपका न्यूमरेटर बेटर परफॉर्म कर रहा है. तो अगर ये चार्ट पे मुझे कोई ब्रेकआउट दिखता है, कोई ट्रेंड लाइन दिखता है, तो ऐसा भी इसमें बहुत बार होता है कि निफ्टी के चार्ट पे कुछ नहीं दिख रहा मुझे, बट इस चार्ट में एक ब्रेकआउट हो गया तो उसके बेसिस पे फिर मैंने ट्रेड ले लिया. तो ये अगेन एक पार्ट और है टेक्निकल एनालिसिस का जो मैं फॉलो करता हूँ. तो जो सामने से दिखता है यू डोंट रियली गेट इनटू, सो जो नॉर्मल प्राइस एक्शन लोग करते हैं उसमें इन डेप्थ पे नहीं जाते हैं. बट जो जिन चार्ट्स का या जिन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का लोग चार्ट्स में यूज़ करते हैं उनको यू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ रेशियोज ऑन योर ओन. ये एक रेशियो या एक इंडिकेटर बनाने में क्या मतलब क्या सोच लगती है कि मैं इनको कर लेता हूँ, हाउ डज दिस प्रोसेस एक्चुअली वर्क्स? तो इसका मैंने अगेन बाहर के मार्केट्स में एक स्टडी पढ़ी थी. तो स्टडी में देखा था वहाँ पे उन्होंने यूटिलिटीज़ और टेक स्टॉक कंपेयर किए थे. तो यूटिलिटीज़ होता है आपको जो ऐसी लेट्स से वाटर और ये सारी कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये सारी रिसेशन हो कुछ भी हो ये सब तो चाहिए ही रहती. एंड टेक वाला है तो अगेन रिसेशन आया तो आप नेटफ्लिक्स अकाउंट अपना कैंसिल कर देंगे बट पानी आपका चलते ही रहेगा. तो ये सिग्नल आजकल उल्टा हो रहा है. आजकल उल्टा हो रहा है, लोग भूखे रह जाते हैं लेकिन नेटफ्लिक्स देखना है. तो इसी के बेसिस पे कभी कभी मेरे को ये चार्ट से पहले ही सिग्नल मिल जाता है. तो ये चार्ट पे अगर मेरे को दिख रहा है कि इस चार्ट में बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट आ गया एक डायरेक्शन में लेकिन मार्केट्स में अभी तक नहीं आया है, तो ये एक टाइप का सिग्नल इंडिकेटर हो जाता है मेरे लिए कि मे बी अंडर द कर्टन्स मार्केट थोड़ा वीक हो रहा है या स्ट्रॉन्ग हो रहा है. तो ओके, सो दिस इज नॉट गोना बी रिकमेंडेशन, दिस फॉर एजुकेशनल हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको प्लीज़ डोंट टेक दिस कॉन्वर्जेशन सीरियसली जो मैं बताने वाला हूँ. तो आयुष, अभी व्हाट डू यू फील मार्केट में 2 या 3 मूव्स किस तरह के होने वाले हैं, मेजर या माइनर? सिंस मेरा बेरिश बायस है तो मैं डाउन साइड मूव के लिए ही बोलूँगा. एंड सेकेंड रीज़न है सेंटिमेंट. तो अभी मार्केट क्रैश हुआ है एंड क्रैश होने के अगले दिन लोग स्कैम 1992 के वीडियोस डाल रहे हैं. तो यूजुअली जब मार्केट क्रैश ख़त्म हो रहे होते हैं तब कोई ऐसे वीडियोस, इंस्पिरेशनल वीडियोस नहीं डालता स्कैम से. तब करेक्शंस के टाइम पे आपको स्टॉक मार्केट का इंटरेस्ट बहुत कम मिलेगा. तो लोग अभी भी अगर मोटिवेशनल कोट्स डाल रहे हैं, वॉरेन बफेट के कोट्स डाल रहे हैं कि बी ग्रीडी व्हेन एवरीवन इज फियरफुल, तो उसका मतलब यूजुअली ये होता है कि मार्केट्स बॉटम नहीं हुए. एक्सेप्ट कर लिया है लेकिन शायद एक्चुअली एक्शन नहीं लिया है कोई. एक्शन अभी तो मैंने था, अभी सारे ट्रेड्स क्लोज्ड हैं. नहीं, आई एम सेइंग जनरल मास, जनरल पीपल जब ये सब लोग शेयर करते हैं, हाँ, उन्होंने उनका सेंटिमेंट अभी भी एकदम रॉक बॉटम है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है. सेंटिमेंट एकदम नेगेटिव शिफ्ट नहीं हुआ है क्योंकि अभी भी उनका रीसेंसी बायस ये है कि मार्केट्स पिछले 6 महीने से बढ़ रहे हैं, 8 महीने से बढ़ रहे हैं एकदम स्ट्रेट लाइन में. तो बाय एनी डिप लोग यही सोच के कर रहे हैं. एंड अगेन सेंटिमेंट एक साइड है तो रिस्क टू रिवॉर्ड आपका बेटर आपको उसके अगेंस्ट ट्रेड लेने में मिलेगा. इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट्स ऊपर नहीं जा सकते. ऑब्वियसली मेरी एक्यूरेसी बहुत ख़राब है तो मेरी बात मत सुनिएगा, बट रिस्क टू रिवॉर्ड डाउन साइड ट्रेड में इसलिए है क्योंकि मुझे लग रहा है कि लोग अभी भी बहुत बुलिश हैं. ओके. और जो ये डाउनसाइड मूव है, यू फील दिस इज गोना कंटिन्यू बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक्स और व्हाटएवर पैटर्न्स यू हैव फिगर्ड आउट?
यस मे बी शॉर्ट टर्म में कंटिन्यू हो सकता है, एंड देन उसके बाद कॉइन टॉस है, उसके बाद अभी मैं भी कुछ नहीं बोल सकता. फेयर इनफ. अच्छा, जिस तरह का एनालिसिस अपन डिस्कस कर रहे हैं उसमें एक्यूरेसी और सेइंग कुड बी लेस बट रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा होता है. तो अगर 1:5 या 1:10 पे भी है तो यू हैव टू बी राइट लाइक 2 times मे बी मोर और लेस. तो पूरे महीने में कितने को ट्रेड्स लेते होगे उस लॉजिक से? बहुत ज़्यादा नहीं शायद. अगेन वो भी वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन मंथ की कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आती है. मेरे ऐसा कोई भी रूल नहीं कि इतना लेना ही है, बट महीने के 6-7 ट्रेड ऑन एवरेज हो जाते हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे लॉस लेके मैं बहुत बार निकलता हूँ. सो अगेन मेरे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में बहुत सारे आपको रेट दिखेंगे, लेकिन बहुत सारे रेट ऐसे रहेंगे 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये. कि मेरी एक स्ट्रेंथ ये है कि मेरी लॉस टेकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है, तो मैं आराम से कोई भी पोजीशन बिना उससे अटैच होकर कट करके बाहर हो सकता हूँ. फुल एग्जिट, देखो प्रॉफिट में चलो पार्शियल एग्जिट कर सकते, बट लॉस में भी यू कम्प्लीटली एग्जिट इन वन गो, या उसमें भी धीरे धीरे करके? नहीं, उसमें तो वन गो, उसमें कोई रूम फॉर वो नहीं है, तो उसमें बाहर मतलब बाहर. उसके बाद अगर लग रहा है अभी जैसे हम ट्रेड की बात कर रहे थे, द प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड फॉर यू, जो पहले 2.5 पे था, फिर 0 पे आया, फिर 3.5-4 पे गया, फिर 20 times चला गया, तो अब 1.9 पे 0 पे आ गया था. करेक्ट. यस, तो मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ था तब भी. स्टॉप लॉस वाज एट 2%, तो 0 पे आया वो, बट इट वाज स्टिल 2% अवे फ्रॉम द एंट्री. लग जाता तो अगेन ठीक है, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट ट्रेड. अच्छा, रिग्रेट सकते हो आइदर प्रॉफिट और लॉस दोनों में? मैं सच ऐसे तो है ही ऑब्वियसली, क्योंकि अगेन लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग में इमोशन नहीं आना चाहिए, बट आई डोंट थिंक, मेरे हिसाब से वो सबसे ख़राब एडवाइस है कि इमोशंस नहीं होने चाहिए. मेरे हिसाब से आपको सेल्फ अवेयर होना चाहिए कि आप कौन से इमोशंस फील कर रहे हो, और उसको एक्यूरेटली आप कहीं लिख लो, उस कहीं पूरा अपने जर्नल में नोट करो कि मुझे ऐसा लग रहा है, ताकि आप उसको ऑब्जेक्टिवली जज कर पाओ आगे जाके कि मुझे ऐसा फील हो रहा था. एंड देन आप कोई गलतियां भी करोगे उस फीलिंग के बेसिस पे, तो आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा कि मैंने जब भी रिग्रेट फील करके ट्रेड लिया है तो गलती करी है. तो मेरे हिसाब से इमोशनल ट्रेडिंग तो होती ही नहीं है. अगर मेरा प्रॉफिट लेट्स से 2 लाख रुपए है, तो सुबह 12 बजे एंड वो शाम के 7 बजे तक 1 लाख का लॉस हो गया, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे ख़राब नहीं लगे उस दिन. इमोशनलेस, मुझे पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि लोग ऐसा कैसे बोलते हैं कि इमोशन नहीं होने चाहिए ट्रेडिंग में. उस दिन ख़राब लगेगा, उस दिन कुछ मूड ख़राब होगा, मे बी अगर मैं अच्छी डाइट फॉलो कर रहा हूँ तो मेरी डाइट ख़राब हो जाएगी, जंक फूड खाने लगो, कुछ ना कुछ तो होगा थोड़ा बहुत जो मेंटली इम्पैक्ट करेगा. बट अगर आप सेल्फ अवेयर हैं, आप ऑनेस्टली उस चीज़ पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि हाँ मुझे ऐसा लग रहा है, आप खुद के थॉट्स को, खुद की फीलिंग्स को अच्छे से ऑब्जेक्टिवली प्रोसेस कर रहे हैं, तो यू कैन हैंडल इट. रिग्रेट को आप अच्छे से फेस कर सकते हैं, कोई इमोशन को अच्छे से फेस कर सकते हैं. एक ही गलती बार बार करते हो? यस, गलतियां हैं, ओवर ट्रेडिंग मेरी बहुत होती है. तो अगेन उसको डील करने के लिए फिर मैंने प्रोसेसेस बना के रखे हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है कि कभी बड़ा ब्रेकआउट में बहुत देर से ट्रैक कर रहा हूँ, ब्रेकआउट हो गया, मैं नहीं ले पाया क्योंकि मार्केट्स बंद थे, जब ब्रेकआउट हुआ अगले दिन खुला थोड़ा ऊपर, तो फिर वो मैंने 2% ऊपर ले लिया एंट्री प्राइस से, क्योंकि मुझे था कि फियर ऑफ मिसिंग आउट है. तो यही गलती को कम करने के लिए फिर मैं पहले से पोजीशन बना के रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझमें ये टेंडेंसीज हैं, ये होगा, मे बी अवॉइड कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, तो इसलिए पहले से ब्रेकआउट के मैं एक छोटी सी पोजीशन बना लेता हूँ. मतलब कुछ ट्रेड्स ज़बरदस्ती की होती हैं एंड विच कांट बी अवॉइडेड. यस, नहीं मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं अवॉइड नहीं कर सकता, मे बी दूसरे लोग हैं जो लेट्स से खुद को चेंज करके अवॉइड कर सकते हैं. मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे से अवॉइड नहीं होगा, मैं सिर्फ ये कर सकता हूँ कि उसका जो भी डैमेज है वो मिनिमम रखूँ. जितना ट्रेडिंग से यू मेक मनी, इज़ दैट इनफ फॉर योर लिविंग, या बाकी की जो सोर्सेज ऑफ इनकम है दे आर कंट्रीब्यूटर? नहीं, करंटली ट्रेडिंग से मेरे सारे एक्सपेंसेस चले जाते हैं, क्योंकि आप मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के हिसाब से भी देखेंगे तो मेरा कैपिटल मैंने हर साल कम किया है. तो जितना प्रॉफिट आपको दिख रहा है स्टार्टिंग कैपिटल से एंडिंग कैपिटल, तो बीच में हर साल टैक्सेस मैंने उससे भरे हैं, जो न्यूज़लेटर में खरीदता हूँ वो उससे भरा है, नॉर्मल खर्चे जो भी ट्रेडिंग बिजनेस चलाने के लगते हैं, ट्रेडिंग व्यू सब्सक्रिप्शंस, ये सब उससे चलता है. तो ये सब सारे एक्सपेंसेस मेरे ट्रेडिंग से निकल जाते हैं. ऑल्दो मैं किसी को रिकमेंड ये नहीं करूँगा कि आप ट्रेडिंग को यूज़ करके
अपना घर चलाने की कोशिश करिए। ये इसलिए होता है, एक्सप्लेन करो। हाँ, तो सबसे सिंपल बात है कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो लीनियर हैं। हर महीने आपको जो एक्सपेंस करना है मिनिमम वो होगा ही, बच्चे का स्कूल, घर का रेंट, वॉटएवर, ये सब चलेगा, ये कंसिस्टेंट है। बट आपके स्टॉक मार्केट्स के जो रिटर्न है वो कभी कंसिस्टेंट नहीं होगा, कभी लीनियर ऐसे एक लाइन में नहीं होगा। तो फिर आपके लिए लूजिंग स्ट्रीक से डील करना 10 टाइम्स डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर आपके पास कोई बैकअप नहीं है। तो अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग से पैसे कमा रहे हैं, बिल्स आपके 3 महीने लगातार आ गए लेकिन पैसे 3 महीने से जा रहे हैं ट्रेडिंग से, देन इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू स्टे रैशनल, अगले अपने प्रोसेस फॉलो कर पाना, सही से सोच पाना, ये सब चीज़ें 10 टाइम्स 20 टाइम्स और डिफ़िकल्ट हो जाती है, विच इज़ अननेसेसरी। पहले ही ट्रेडिंग इतनी डिफ़िकल्ट है, आप उसको और 10-20 टाइम्स अगर डिफ़िकल्ट बना देंगे तो फिर आपके सक्सेस के चांसेस ऑलमोस्ट ज़ीरो है। और इतना प्रेशर अगर आ गया तो उसके बाद तो ट्रेडिंग माइंडसेट के साथ तो क्या उसमें पता ही है कि प्रॉफिट चांसेस बहुत कम होने वाले हैं। यस, लोग फिर मॉनिटरी गोल अटैच करने लगते हैं ट्रेडिंग से, जो कि मेरे हिसाब से लाइक श्योर शॉर्ट वे ऑफ ब्लोइंग अप योर अकाउंट है। कोई भी मॉनिटरी गोल, आपको पैसे रिकवर करने हैं, आपको घर का रेंट भरना है, आपको कुछ नया खर्चा आ रहा है, ट्रिप पे जाना है, कोई भी मॉनिटरी गोल अगर आपकी ट्रेडिंग से अटैच्ड है तो आपकी ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि इन योर माइंड किसको एक फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहिए और किसको नहीं बनना चाहिए भी? सबसे पहले तो आपको पर्सनालिटी ट्रेट्स अपने अगेन ऑब्जेक्टिवली स्टडी करने चाहिए। लेट्स से कुछ लोगों को गैम्बलिंग या एडिक्शन जो होता है वो उनकी पर्सनालिटी ट्रेट ही रहता है, मतलब उनके जेनेटिक कोड में ऐसा है कि वो लेट्स से एक ड्रिंक का सिप भी लेंगे तो उनसे उनके एडिक्शन के चांसेस या ड्रिंकिंग एडिक्ट बनने के चांसेस हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को कम्प्लीटली अवे ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए, बिकॉज ट्रेडिंग इज़ वेरी इजी टू गेट एडिक्टेड टू। दूसरा, लेट्स से आपको सेल्फ इमेज इश्यूज़ हैं, सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आप ट्रीट करें बिना ट्रेडिंग में नहीं आ सकते हैं। अगर सबकी जर्नी अलग है, सबने अलग अलग लाइफ जी है, सबके ट्रॉमाज अलग हैं, ये सारी चीज़ों से आपने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रेड्स पिक किए हैं, कुछ ना कुछ आदतें पिक करी हैं, और वही आदतें आपकी ट्रेडिंग में भी रिफ्लेक्ट होंगी। एंड अगर वो आदतें कुछ ऐसी हैं जिससे आप ट्रेडिंग आपकी प्रॉफिटेबल हो ही नहीं पाएगी, तो मेरे हिसाब से उन लोगों को ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए अनटिल एंड अनलेस वो ये सारे इश्यूज फिक्स कर पाए। फेयर। और इसका आंसर, ऑपोजिट आंसर इज कि जिसको ट्रेडर बनना है उसमें ये सब ट्रेड्स ना काइंड ऑफ ऑब्वियस। यस, ट्रेड्स ना हो वो ऑब्वियस है। ऐसी स्पेशल ट्रेड्स मेरे हिसाब से ऐसा तो कुछ नहीं है। मे बी डिसिप्लिन इज की, आपको डिसिप्लिन अच्छा होना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेट अगेन सेल्फ अवेयरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी दूसरा, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी मेरे हिसाब से बहुत लोग नहीं रखते हैं, सेल्फ अवेयरनेस भी बहुत कम लोगों के पास रहता है। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं 100 लोगों से पूछूं कि आपको लगता है कि मीडिया ब्रेन वॉश करती है लोगों को, हाँ या ना, तो आई थिंक 90% लोग बोलेंगे हाँ। फिर मैं पूछूं उन्हीं 90 से कि आपको लगता है आप कभी ब्रेन वॉश हुए हो मीडिया से, कोई हाथ नहीं उठाएगा। मैं नहीं हुआ हूँ, बाकी के 89 हुए। सो अगेन दिस इज़ लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, दिस इज़ लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। लोग दूसरों को ब्लेम करने की रास्ते ढूंढते रहते हैं कि मेरे को इसने टिप दिया इसलिए मेरा लॉस हुआ। आई डोंट बिलीव इन दैट। आपने टिप लिया इसलिए आपको लॉस हुआ है। तो जब तक आप अकाउंटेबल नहीं रहेंगे तब तक कोई आपको नहीं बना सकता सही। आयुष, ट्रेडिंग ने आपको हाउ हैज़ इट मेड यू अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन? सो ट्रेडिंग ने रिस्पॉन्सिबल, आई थिंक बाहर से जो मैं चीज़ें करता हूँ उससे मेरी ट्रेडिंग पे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है इंस्टेड ऑफ द अदर वे अराउंड। एंड आई बिलीव कि आपको ऐसी लाइफ में स्किल्स अडॉप्ट करनी चाहिए जिससे आपकी ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट हो। सो फॉर इंस्टेंस, लेट्स से आप डिसिप्लिन नहीं है ट्रेडिंग में आपकी, तो इट इज़ वेरी लाइकली कि आप लाइफ में भी डिसिप्लिन नहीं होंगे, कहीं ना कहीं आप ऐसी चीज़ें कर रहे होंगे। सो लेट्स से उसको ट्रीट करने के लिए आप दूसरी जगह पहले डिसिप्लिन लाइए। सुबह उठ के लेट्स से आपने अपना बेड अरेंज किया, देन ढंग की डाइट फॉलो करी, देन जिम गए। यहाँ से आपका डिसिप्लिन डेवलप होगा, तब वो आप ट्रेडिंग में यूज़ कर पाएंगे इंस्टेड ऑफ लुकिंग टू डू इट द अदर वे अराउंड। फेयर। मतलब आयुष, किताबों से शुरू हुआ एक करियर, फिर प्रैक्टिकल लाइफ पे चला गया जहाँ पे स्टॉक मार्केट में यार स्टिल रीडिंग एक्सर्प्ट्स ऑफ समबडीज एनालिसिस एंड मेकिंग सेंस आउट ऑफ इट ऑन योर ओन। तो एक तरीके से सारे डॉट्स कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। दैट 7 ईयर स्टिंट तो नहीं कहूँगा, बट चलो इट्स लॉन्ग जर्नी, बट वो 7 साल ने शायद एक
कभी एंटिसिपेट नहीं किया होगा कि मैं फुल टाइम ट्रेडर बन जाऊँगा, बाकी चीज़ भी करते हो जैसे, बट एक ट्रेडिंग को फुल टाइम लेके चल रहे हो तो यू हैड नॉट एंटिसिपेटेड। तो मेरे ख्याल से ये जो करियर चॉइस है ऑर्गेनिकली ही होता है, इट्स सेल्फ मेड करियर चॉइस वाला गेम नहीं है शायद, इसमें बहुत रेयर हो। हाँ ये हो सकता है, बट हाँ जो भी आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस हो रहा है वो आपको यहाँ तक लेके आया है, तो सबकी अलग अलग एक्सपीरियंस है, सबके अलग अलग पाथ्स हैं। सो वो अगर ट्रेडिंग से कनेक्ट हो रहा है तो वेल एंड गुड, एंड अगर आपको कॉन्शियसली कनेक्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप अभी तक ट्रेडिंग के रास्ते पे नहीं थे और आपको कनेक्ट करना है, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, बट अगेन दैट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क। ग्रेट यार, ग्रेट, थैंक यू सो मच आयुष। एक नया तरह का एनालिसिस सुनने को मिला मेरे को आज। हमने कुछ लोगों को इंटरव्यू किया है जो कि मैक्रो एनालिसिस करते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी एंड स्टफ, दे रीड दैट एंड स्टडी दैट, बट उसके अलावा दे हैव अ डीपर वे ऑफ लुकिंग एट अदर थिंग्स एज वेल। बट इस चीज़ के बेस पे डिड्यूस करना एंड देन क्रिएटिंग ऑन इंडिकेटर्स एंड क्रिएटिंग ऑन चार्ट बेस्ड एनालिसिस, ये एक नया तरह का डायरेक्शन था विच आई काइंड लाइक, कि इस पर सेंस बनती है, एक रैशनल बनता है। ट्रेड्स बहुत कम होंगे इसमें, बट जो ट्रेड होएगा उसमें कन्विक्शन थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। और अगर लॉस मेकिंग ट्रेड है तो यू हैव अ सेट ऑफ स्टॉप लॉस पुट इन ऑलरेडी, और प्रॉफिट मारना है उसमें तो प्रॉफिट का एक लेवल थोड़ा अलग लेवल का होएगा, नंबर थोड़ा अलग होएगा। तो एक सेंसिबल स्ट्रेटजी बनती है एटलीस्ट ऑन पेपर, एंड फॉर यू इट्स प्रैक्टिकली हैपनिंग। तो आई गेस कुछ लोग इससे रिलेट कर पाएंगे एंड दे कैन लर्न, they can take some bits out of this whole conversation. बहुत अच्छा लगा यार आयुष, thank you so much for sharing this.